आप लोगों को ये वाली बात पता है कि ऑर्गेनिज्म कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसको सर्वाइवल चाहिए तो उसको अपने आसपास जो उसके एबायोटिक फैक्टर है उससे कोरिलेशन करना ही पड़ेगा। तो हर कोई इंडिविजुअल जो होता है एक स्पीशीज का, उसे हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगला दोस्तों मेजर बायोम की अगर मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा ग्राफ भी दे रखा है, एक बहुत प्यारा रे आउटलुक भी दे रखा है इसका। अगर सॉइल है तो प्लांट जो होगा वो इजीली खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं उनको आसानी से एब्जॉर्ब करने का काम भी यहाँ पे प्लांट कर सकता है। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं वेलकम कर रहा हूं आपका एक और बढ़िया सी माइंड मैप की सीरीज में। और हम लोगों ने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें अभी तक लगभग माइंड मैप के अंदर की है। हर एक छोटे टॉपिक को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो फिर से अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इतना प्यारा होने वाला है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग यहां पे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है इकोलॉजी। दोस्तों रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से। देखो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। थोड़ा बहुत चेंजेस है, कुछ भी हुआ हो, मगर आप लोगों को ये वाली बात पता है कि ऑर्गेनिज्म कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसको सर्वाइवल चाहिए तो उसको अपने आसपास जो उसके एबायोटिक फैक्टर है उससे कोरिलेशन करना ही पड़ेगा। तो इकोलॉजी का मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप करनी है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास प्रेजेंट बायोलॉजिकल एंटिटी से और आसपास प्रेजेंट जो भी फिजिकल फैक्टर्स होंगे, चाहे वो टेम्परेचर होगा, चाहे वो वाटर होगा, चाहे वो सॉइल होगा, चाहे वो पीएच होगा, उससे इंटरेक्ट करता है। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी। नेक्स्ट वन दोस्तों, अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या इस सब चीजों की, तो सबसे पहले एक आता है वर्ड जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म। तो हर कोई इंडिविजुअल जो होता है एक स्पीशीज का, उसे हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि हर एक इंडिविजुअल, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, अगर मैं प्लांट में किसी की बात करूं, अगर मैं मैंगो की बात करूं, तो मैं हर एक स्पीशीज की बात कर सकता हूं और उसे मैं एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख सकता हूं। अगली चीज दोस्तों पॉपुलेशन, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ गिवन स्पेस। एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर मैं किसी भी स्पीशीज के बारे में बात करूं तो मैं अब कहूंगा कि ये पॉपुलेशन है। बट याद रखना यहां पे एरिया बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्पेस बहुत स्पेसिफिक होता है। अगली चीज अगर मैं बात करूं यहां पे कम्युनिटीज के बारे में, तो असेंबली ऑफ द पॉपुलेशन ऑल स्पीशीज इन अ एरिया एंड इट्स इंटरेक्शन। यानी कि चीजें और बढ़ गई है। अब केवल और केवल एरिया के बारे में बात नहीं रही, अब बात हो गई है उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में भी। और अगली चीज यहां पे बायोम आता है, जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, जिसके अंदर बहुत सारी फ्लोरा और फोना, जो क्लाइमेट जोन है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब देखा जाए तो आप ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मगर हम वो बहुत ही ब्रॉड एरिया से बात करेंगे तो हम बायोम्स के ऊपर भी जा सकते हैं। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है? अगली चीज बेटा, अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इन सब चीजों को। जैसे दोस्तों जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ की मैं बात करूं, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे सीजनल वेरिएशन और बहुत सारी हैबिटेट्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है वो उसकी हैबिटेट होती है। तो ये सारी चीजें, फैक्टर जो होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को। अगला दोस्तों मेजर बायोम की अगर मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा ग्राफ भी दे रखा है, एक बहुत प्यारा रे आउटलुक भी दे रखा है इसका। और यहां पे एक छोटी सी बात अपन ये कर सकते हैं, जैसे आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा एरिया की, मैं कॉनिफर्स की बात कर सकता हूं, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात कर सकता हूं, ग्रासलैंड की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की और डेजर्ट की। और ये सारी की सारी चीजें की बात होती है मेजर बायोम में। अब ये वाला जो थोड़ा सा आपको आइडिया दे रखा है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। बेटा नीचे की तरफ दे रखा है एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब देखा जाए तो यहां पे कितनी रेन है, वाटर का अमाउंट कितना है, यानी कि रेन के बारे में बात हो रही है। और ऊपर की तरफ बात हो रही है टेम्परेचर के बारे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे वाटर का प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है और यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो सबसे कम अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वो आपके पास आर्कटिक और अल्पाइन एरिया में है, जहां पे आप टेम्परेचर देख रहे हो कि बहुत कम है। मगर यहां पे अगर वाटर यानी कि रेन वगैरह भी देखो तो भी आप कहोगे कि यहां पे थोड़ी सी कम है। मगर सेम कंडीशन में अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जाओगे तो आप देखोगे यहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और साथ साथ यहां पे वाटर जो है वो भी, उसका भी अमाउंट जो प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, वो भी ज्यादा है। अगर यहां पे आप बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट का एनुअल प्रेसिपिटेशन ये है और टेम्परेट फॉरेस्ट का अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर ये है। सेम कंडीशन डेजर्ट की बात करें तो देखो डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल बात सही है, मगर डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और यह भी बात बिल्कुल सही है।
तो इसका मतलब हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर का, एग्जैक्टली रेन का, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे है। तो आप ग्रासलैंड में देख सकते हैं, आप टेम्परेचर फॉरेस्ट में देख सकते हैं, और कॉनिफर फॉरेस्ट में देख सकते हैं, आप आर्कटिक और अल्पाइन एरिया में भी देख सकते हैं। इन सब में इन चीजों का आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली से हम कर सकते हैं। चलिए जरा आगे चलते हैं। बेटा अब मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखो अभी अभी आपने देखा था, तो मैंने ऊपर ही एक बात लिखी है कि ऑर्गेनिज्म उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन होता है। अब देखा जाए तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना एनवायरनमेंट फैक्टर के तो सर्वाइव कर नहीं सकता। यानी कि वहां पे टेम्परेचर भी उसको चाहिए होगा, वहां पे उसको पीएच भी चाहिए होगा, यहां पे उसको वाटर भी चाहिए होगा, इनफैक्ट सॉइल की कंडीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। नीट के अंदर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, तो योर आंसर इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो डीप सी जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को ये वाली बात तो पता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट की, मैं डीप सी की बात करूंगा तो वहां पे जो टेम्परेचर का अमाउंट होता है वो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर दूसरी चीजों की बात करूं, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे। आप ये बात बिल्कुल आसानी से और ध्यान से बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत स्पेसिफिक है, यानी कि अगर टेम्परेचर है तो वो कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी पे भी इफेक्ट करता है। और ये वाली बात तो आप जानते हो, हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें बोला जाता है कि जो नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर है वो हमें यूज करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी पे ये इफेक्ट कर सकता है। साथ साथ अगर आपने कभी देखा हो तो हम जब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तब हम मिल्क को बिल्कुल बॉयल नहीं करते, हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर का मतलब हमको एंजाइम की एक्टिविटी शो करनी है। तो याद रखिएगा, एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि एंजाइम की जो काइनेटिक्स है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों साथ साथ अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि दो टाइप की चीजें यहां पे ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। एक यूरीथर्मल होता है जो वाइल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे शो करता है। वाइल्ड रेंज का मतलब वो कम टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। मगर एक स्टीनोथर्मल होते हैं जो कि नैरो रेंज का मतलब उनकी रेंज इतनी बड़ी नहीं होती। वो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर का जो एक आइडिया होता है, एक रेंज होती है, केवल उसमें ही अपने आप का सर्वाइवल शो करते हैं। बताइए क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। बेटा अगली चीज यहां पे देखते हैं वाटर, क्योंकि वाटर भी नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वाटर के अंदर सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पर कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं इनका केमिकल कंपाउंड और पीएच। बेटा वाटर का पीएच और वाटर का केमिकल कंपाउंड, साथ साथ वाटर का टेम्परेचर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा भी है कि फ्रेश वाटर की फिशेज अलग होती है और मेराइन वाटर की फिशेज अलग होती है। फ्रेश वाटर की जो फिशेज होंगी वो मेराइन एरिया के अंदर इजीली सर्वाइव नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये देखा भी था दोस्तों, मेरे घर में एक छोटा सा एक्वेरियम था, तो हुआ क्या कि जो एक्वेरियम साफ करना था ना, तो साफ करने वाला दोस्तों 500-700 रुपए ले जाता था। अब मैंने पापा से कहा, मैंने कहा मैं ही कर लूंगा, ये तो मुझे ही आता है। तो पापा ने कहा ठीक है भैया 200 रुपए हम तेरे को दे देंगे, तू कर ले। अब दोस्तों हुआ ये कि जब मैंने वाटर चेंज किया ना, तो मैंने उस वाटर के अंदर सॉल्ट नहीं डाला। तो नकल में अकल की जरूरत होती है। तो जब मैंने वाटर चेंज किया तो मैंने सॉल्ट नहीं डाला, और मेरी सारी जो फिशेस थी वो नो डाउट उनको थोड़ा सा तो सॉल्टी एनवायरनमेंट चाहिए था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो सर्वाइव नहीं कर सके। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाटर में सॉल्ट का अमाउंट भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इनलैंड वाटर जो होता है, इसमें साउंड का जो सॉल्ट होता है उसका अमाउंट लगभग लेस देन 5 पीपीटी होता है। सी के अंदर 30 to 35 पीपीटी होता है। मगर अगर हाइपर सलाइन एरिया की बात करूं तो सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो मोर देन 100 पीपीटी होता है। बिल्कुल बात सही है। सेम कंडीशन यहां पे दे रखा है यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। बात वही है, यूरी हेलाइन जो टॉलरेट करते हैं वाइल्ड रेंज सॉल्ट का, जबकि स्टीनो हेलाइन टॉलरेट करते हैं स्मॉल रेंज सॉल्ट का, यानी कि ज्यादा बड़ी रेंज सॉल्ट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या पॉइंट क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप ये वाली बात बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट का रेंज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है तो ऐसा नहीं है वो केवल नॉर्मल वाटर में ही सर्वाइव करेगा। वाटर के अंदर वाटर की पीएच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली वो वाटर कैसा है। तो कई बार आपने देखा भी होगा ना, हर जगह के हर वाटर में आपको सब तरीके की फिशेज नहीं मिलती। जैसे आपने सुना होगा रोहू, कतला, कॉमन कार्प, ये सारी फ्रेश वाटर की फिशेज होती है। तो फ्रेश वाटर की फिशेज अलग है, मेराइन वाटर की फिशेज अलग होती है। आइए जरा आगे चलते हैं दोस्तों। अगली चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सॉइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। सॉइल में देखा जाए तो सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल का एग्रीगेशन
और जो ग्रेन्स होते हैं उनका साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए। देखो प्लांट को भी जो सॉइल होता है वो स्पेशल एनकोरस देने का काम करता है। अगर सॉइल है तो प्लांट जो होगा वो इजीली खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं उनको आसानी से एब्जॉर्ब करने का काम भी यहां पे प्लांट कर सकता है। अगर हम सॉइल की बात करें तो कंपोजिशन, एग्रीगेशन और ग्रेन साइज, ये सारी की सारी चीजें डिटरमाइन करती है उनकी पर्कोलेशन को और वो कितना वाटर होल्ड कर सकती है। दोस्तों हर किसी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉइल के बीच में जो ग्रेन साइज होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं वाला पॉइंट भी कि अगर मान लो नॉर्मल वाटर है, आप नॉर्मल सॉइल है आपके घर के आसपास वाली, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालो, और डेजर्ट वाली जो होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, तो आप दोनों के अंदर देखोगे कि क्या फर्क होता है। किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ जो सॉइल होता है उसका नेचर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के डेवलपमेंट के ऊपर, और वो कितना सेडिमेंटेशन शो करता है इसके ऊपर सॉइल का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है। देखो यहां पे बेसिक देखा जाए तो मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, लगभग तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपने छोड़ा है। तो आप भी कृपया करके थोड़ा सा बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहेंगे। अगला मैं लाइट की बात करता हूं। दोस्तों लाइट में जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें सनलाइट से जितनी लाइट आती है प्लांट को वो सारी लाइट जरूरी नहीं होती। और मैंने आपसे शायद ये भी कभी बोला है कि विबग्योर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मगर विबग्योर के अंदर ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट में लेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, और ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कि जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर अगर मैं स्मॉल प्लांट की बात करूं तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं लो लाइट कंडीशन के लिए। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि शेडी एरिया होता है, जो पूरी तरह से कवर्ड एरिया है। अब बेटा ऊपर वाले जो प्लांट होंगे उनके पास तो सनलाइट आ जाएगी, मगर व्हाट अबाउट द लोअर वन, जो नीचे वाले प्लांट हैं उनको आखिर सनलाइट कैसे मिलेगी? तो नीचे वाले प्लांट को अगर सनलाइट चाहिए तो उस कंडीशन में उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर मॉडिफिकेशन करने होते हैं। याद रखना फ्लावरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पढ़ा है तो वैसे तो फोटो पीरियडिज्म वगैरह आपने बहुत सारी चीजें सुनी तो होगी, मगर फ्लावर को डेवलप करने के लिए भी लाइट का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मगर दोस्तों लाइट में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो यूवी लाइट जो होती है ना, ये प्लांट के लिए हार्मफुल है, एनिमल के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। ये कहीं ना कहीं म्यूटेशन कॉज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूवी लाइट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपने सुना होगा, सडन चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हो जाता है, दैट थिंग इज नोन एज द म्यूटेशन। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकते हैं, आइए। दोस्तों अगला है रिस्पांस टू द एबायोटिक फैक्टर, कि एबायोटिक फैक्टर का रिस्पांस क्या होता है। इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। दोस्तों ऑर्गेनिज्म के पास ये ताकत कि वो बाहर जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप का अंदर एनवायरनमेंट भी चेंज कर सके, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लिखा भी हुआ है, एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी द इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल कंडीशन से इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। दोस्तों अब आगे वाली बात यह आती है कि हमारे एनसीईआरटी में एक इस तरीके का ग्राफ और दिखा रखा है। अब देखने में ये ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल लगता है, मगर अगर मैं बोलूंगा तो आपको ये इस ग्राफ से आसान कुछ नहीं दिखेगा। देखिए जरा क्या होता है बेटा। 3 टाइप के में यहां पे ऑर्गेनिज्म, तो वैसे कई सारे टाइप के हैं, मगर रिस्पांस टू द एबायोटिक फैक्टर की वजह से यहां पे सबसे पहला है रेगुलेटर, एक है कन्फॉर्मर, एक है पार्शियल रेगुलेटर। सबसे पहले मैं रेगुलेटर की बात करता हूं। बेटा रेगुलेटर का मतलब जो चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसा बाहर है उसके अकॉर्डिंग अंदर का टेंपरेचर भी रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेगुलेटर। आप देख सकते हैं अगर एक्सटर्नल लेवल ये रहा और इंटरनल लेवल ये रहा, अगर एक्सटर्नल लेवल बढ़ता है तो भी इंटरनल लेवल सेम होता है, अगर एक्सटर्नल लेवल और बढ़ता है तो भी इंटरनल लेवल सेम होता है, अगर एक्सटर्नल लेवल और बढ़ता है तो भी इंटरनल लेवल सेम होता है। आप ध्यान से देख रहे हैं एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है मगर इंटरनल लेवल पे कोई भी फर्क नहीं हो रहा, वो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटर। दोस्तों ये मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आप जानते हो वाटर का अंदर आना या बाहर जाना, इसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। और यहां पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है बर्ड्स में, मैमल्स में और कुछ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। बोलो बात सही है? तो उसको रेगुलेट करने के कई सारे तरीके ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। देयर आर सो मेनी वेज आर देयर, कई सारे तरीके होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के पास यहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है स्वेट।
अगर आपने देखा होगा समर में, गर्मियों में हम लोग स्वेटिंग करते हैं, और अगर आप ऐसे करके टच करोगे तो आपको ये वाली चीज फील भी हो जाएगी। आप खुद कह दोगे हर्षित सर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली बात है ये। तो बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। साथ साथ शिवरिंग भी करते हैं, जब ठंड लगती है तो हम करते हैं ना, आवाज तो नहीं करते होंगे मगर कुकड़ू को जरूर करते होंगे। खैर कुकड़ू को तो करने का काम तो मुर्गे का होता है, मगर यहां पे जो शिवरिंग करते हैं वो हम विंटर में करते हैं, और ये कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स का बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। अगली चीज बेटा, अगली अगर हम बात करें तो कन्फॉर्मर की बात करते हैं। कन्फॉर्मर का मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर कम तो इनका भी वैसा ही रहता है, बाहर का टेम्परेचर और बढ़ेगा तो इनका भी बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर और बढ़ेगा तो इनका बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर और बढ़ेगा तो इनका भी बढ़ेगा। अब ध्यान से देख रहे हैं, कन्फॉर्मर का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज विद एनवायरमेंट। जैसे एनवायरमेंट में चेंज होगा वैसे ही इनके अंदर भी चेंज होता है। 99% ऑफ एनिमल्स लगभग इसमें ही आते हैं कन्फॉर्मर में। दोस्तों पार्शियली रेगुलेटर्स क्या होते हैं? पार्शियली रेगुलेटर्स वो होते हैं जो शुरू में तो चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे शुरू में एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा तो इनका भी बढ़ा, और बढ़ा तो इनका भी बढ़ा, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा अब ये हाथ खड़ा कर देंगे, कह रहे हैं भैया बहुत हो गया, अब नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बिल्कुल भी नहीं, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हम तो भैया कांस्टेंट हो गए। तो याद रखना ये शुरू में अपना टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, मगर बाद में ये एज ए रेगुलेटर की तरह ही काम करते हैं। दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड एज अ पार्शियल रेगुलेटर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। यहां पे एक और वर्ड आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट मैं अलवर से बिलोंग करता हूं, तो अलवर के पास में एक जगह है भरतपुर, वहीं पे ये है केवला देव, ठीक है, घना पक्षी विहार, हम घना बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। तो जो साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं ना, वो वहां से मेटिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यानी कि दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। वो अपने फूड के लिए, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के लिए वो एग्जैक्टली यहाँ पे साइबेरिया से मूव करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। दोस्तों साथ साथ सस्पेंशन यानी कि सस्पेंड की भी एग्जांपल है, जैसे हाइबरनेशन, विंटर स्लीप करते हैं बियर, ठीक है, तो विंटर स्लीप बियर में देखने को मिलती है। सेम टू सेम एस्टिवेशन भी एक से एग्जांपल है, जिसमें समर स्लीप होती है, कुछ स्नेल और फिशेस में आपको ये देखने को मिलती है। साथ साथ डायापॉज लग जाता है बेटा, पॉज लग जाता है यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगा, पॉज लगा, स्टेज हो गई सस्पेंडेड फॉर डेवलपमेंट, जैसे जू प्लैंकटन, जो स्मॉल छोटे छोटे क्रिएचर्स आपको वाटर के अंदर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जू प्लैंकटन, और उनके अंदर डायापॉज लग जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं भैया आप डेवलपमेंट हम शो नहीं कर रहे, थोड़ी देर के लिए हम अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल में लाते हैं, थोड़ी देर पॉज लगाते हैं, और जब ये पॉज लगा देते हैं चीजें इनके फेवरेबल हो जाती है, तो वापस से ये पॉज अब एग्जीक्यूट हो जाता है, फुल स्टॉप जो कॉमा लगाया था वो हट जाता है। बताइए क्या पॉइंट क्लियर है? आइए जरा आगे चलते हैं बेटा। अगली चीज होती है यहाँ पे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है, मतलब हर कोई ऑर्गेनिज्म अपना एडेप्टेशन अलग शो करता है, और शायद ये वाली चीज तो आपने भी देखी होगी। आपने देखा है अगर आप किसी भी टेम्परेट एरिया में रह रहे हैं तो उस जगह पे जो भी डॉग वगैरह होंगे वो अलग होंगे, मगर अगर आप कभी भी हिल स्टेशन पे जाओगे तो दोस्तों वहां पे जो डॉग होते हैं वो अलग होते हैं। हिल स्टेशन पे अगर आप कोई भी कुत्ता देखोगे ना, डॉग देखोगे, तो आप खुद कहोगे हर्षित सर बात आपकी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं। हिल स्टेशन में बेटा ऐसा होता है, बिल्कुल जो डॉग होता है उसके बिल्कुल बढ़िया वाले फर निकले होते हैं, और तुम्हारे यहाँ पे जो कुत्ता घूमता है बिहार में, राजस्थान में, वो ऐसा होता है जैसे किसी ने उसको शेव कर रखी हो। तो हर जगह पे अलग अलग होता है। आपने कैक्टस को देखा है, नागफनी को, तो आपने देखा है कि वो बिल्कुल अपने आप को अलग ही मॉडिफाइड करते हैं। तो ये कई चीजें एडेप्टेशन शो करती है, जिसमें पहला एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट। इनकी जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है ना, लीफ है, वो थिक होती है। आप कैक्टस वगैरह को देख सकते हो, जिससे जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। साथ साथ कैम्प प्लांट, बेटा कैम्प प्लांट का पूरा नाम है क्रसोसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट का सबसे बढ़िया जो फायदा है वो क्या है, ये दिन में स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और रात में स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। अब दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो होगा क्या, सनलाइट तो आएगी मगर वाटर इवेपोरेट नहीं, यानी कि ट्रांसपिरेट नहीं कर पाएगा, तो फायदा ही फायदा, क्योंकि डेजर्ट में पहले ही पानी नहीं है। साथ साथ लीफ स्पाइन हो जाती है, तो वाटर का लॉस भी कम होती है। साथ साथ कुछ ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो इनको आसानी से खा नहीं पाते हैं। बेटा कोल्डर क्लाइमेट मैमल्स, ये शॉर्टर ईयर और लिम्स होते हैं, जिसे हम एलन रूल्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सेम टू सेम एक्वेटिक सील होती है, जिसके अंदर थिक फैट लेयर होते हैं, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, जो रिड्यूस करता है हीट लॉस को। साथ साथ अगर बिहेवियर की बात करें तो डेजर्ट लिजार्ड जो होती है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आपने सुना है डेजर्ट जो होता है, रेत जो होते हैं वो रेगिस्तान जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ही ठंडे होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जब वहां पे ठंडक ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बास्क वगैरह करने में, मतलब ये अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की पूरी अच्छे से कोशिश करते हैं। साथ साथ हम एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करो दोस्तों, अगर आप हाई एरिया के ऊपर जाते हो, जैसे आप मान लो लेह लद्दाख चले गए, तो वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है,
और आपने देखा भी होगा कि ऐसे एरिया के अंदर जो बंदे रहते हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक 10 चक्कर लगा देते हैं, मगर तुम जब चक्कर लगाते हो तो तुम कहते हो अरे भैया सांस फूल गई हमारी। ये सांस तुम्हारी क्यों फूली है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट उतना नहीं है जितना उसके अंदर है। और आरबीसी एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। अगर आरबीसी एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन स्कैवेंजर है तो बेटा उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर ज्यादा हैं, तो आरबीसी ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगी, स्कैवेंजर करेगी ऑक्सीजन का। मगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन का स्कैवेंजर कम होगा। साथ साथ अगर देखें तो आर्की बैक्टीरिया, बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो टाइप की चीजें बताई थी। और बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजन। एक जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो मिथेनोजन होते हैं, जिसे हम काऊ डंग से डेवलप करते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच 2 होनी चाहिए, टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो हेलोफाइल्स होते हैं ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए बेटा, पॉपुलेशन और अब उसके एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट के बारे में। बेटा बर्थ रेट बड़ा ही इजी चीज है, एवरेज नंबर ऑफ यंग वंस बोर्न इन अ पीरियड ऑफ टाइम इन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है उसके ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म बर्थ कर रहे हैं वो तो होगा बर्थ रेट। और वहीं पे ही सेम एवरेज नंबर ऑफ डेथ जो होगी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, वही उसका क्या होगा, डेथ रेट। अगला है दोस्तों सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल पर 1000 इंडिविजुअल के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्स रेशो। तो फीमेल के नंबर 1000 मेल के ऊपर जितने भी हैं वो उसके सेक्स रेशो होता है। अगला है एज पिरामिड। बेटा एज पिरामिड जो होता है ना वो एज के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। अब एज पिरामिड में अगर देखा जाए तो मैं एक बहुत प्यारी चीज आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। दोस्तों हम 3 चीजें जानते हैं। एक तो एक पर्सन होगा जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होगा, यानी कि अभी जुवेनाइल फेज से भी पहले है। एक होगा रिप्रोडक्टिव फेज में होगा और एक होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि बूढ़े लोग होंगे। अब 3 टाइप का आपको यहां पे चीजें दिख रही है, एक दिख रहा है असेंडिंग, एक्सपेंडिंग, एक है स्टेबल और एक है डिक्लाइनिंग। बेटा पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग कब होगी? देखो सीधी सी बात है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले बंदे ज्यादा हैं तो बाद में ये रिप्रोडक्टिव बनेंगे तो रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा होंगे। मान लो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो बंदे हैं 50 लाख है तो बाद में जो रिप्रोडक्टिव वाले होंगे वो भी बेटा 50 लाख हो जाएंगे। क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव में अगर हम जाएंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले सारे के सारे बंदे रिप्रोडक्टिव में तो आएंगे, तो कहीं ना कहीं 50 लाख अगर यहां पे है तो यहां पे भी 50 लाख बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन की जो रेट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। और आपको पता होगा दोस्तों रिप्रोडक्शन तो एक ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। तो रिप्रोडक्शन एक्सपेंडिंग ग्रोथ होगी, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग कर्व आपको देखने को मिलेगा। स्टेबल की बात करें तो जब यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही बराबर है। जबकि डिक्लाइनिंग कब होगी दोस्तों? प्री रिप्रोडक्टिव अगर बहुत कम है तो बाद में रिप्रोडक्टिव भी तो बहुत कम बनेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यही आगे जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लाइनिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करती है? पहला प्रीडेशन का प्रेशर, कि सबसे जो प्रीडेशर है उसका प्रेशर क्या है। दूसरा वेदर और तीसरा फूड की अवेलेबिलिटी। कहीं पे अगर फूड इजीली अवेलेबल होगा तो ज्यादातर पॉपुलेशन आपको वही मिलेगी, कहीं पे फूड ही नहीं है तो बेटा पॉपुलेशन मिलेगी नहीं। वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा वेदर होना चाहिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, तो फिर ऑर्गेनिज्म की जो वहां पे ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगली चीज बेटा, अगली चीज होती है कि आखिर पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है। देखो अगर बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर आता है, इमिग्रेशन होता है उसका, तो बेटा पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल बात सही है। अगर बर्थ रेट बढ़ती है, नेटिलिटी बढ़ती है, तो बेटा पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। मगर अगर यहां से बंदे बाहर निकल गए, इमिग्रेशन हो गए, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे डेथ रेट अगर ज्यादा हो गई तो भी दोस्तों पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने एज इट इज सेम टू सेम रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों अगली चीज है ये जो है ग्रोथ मॉडल। देखो एक कर्व तो होता है जिसे हम बोलते हैं जे कर्व, और एक कर्व होता है जिसे हम बोलते हैं एस कर्व। याद रखना जे कर्व वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जे कर्व का मतलब कब आएगा? जे कर्व वो आएगा जब में लैग फेज आएगा और लॉग फेज ही चलता रहेगा। और एक लॉग फेज कब तब चलती है? जब आप लगातार हर अमाउंट में न्यूट्रिशन डालते रहो। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी ना दोस्तों, तो वो हमेशा लॉग फेज में चलेगा। मगर दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई ना कोई फैक्टर तो ऐसा जरूर आ जाएगा कि उसकी लॉग फेज जो होगी वो अब खत्म हो जाएगी। और वहां पे कौन सी फेज आ जाती है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज तब होती है जिस फेज में देखो टाइम तो चल रहा है मगर अब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आपको पता है? क्योंकि यहां पे कोई भी चीज लिमिटिंग फैक्टर हो गया।
हो सकता है पहले न्यूट्रिशन ज्यादा था मगर अभी उतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह यहां पे काम करता है। तो याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मोइड कर्व और इसे हम ग्रोथ कर्व या एस कर्व भी बोलते हैं। क्लियर है? आ जाओ बेटा, अगला जो चीज आती है यहाँ पे वो आती है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे याद रखना, प्लस का मतलब है उसको बेनिफिट हुआ, माइनस का मतलब है नुकसान हुआ, और जीरो का मतलब बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले अगर मैं म्यूचुअलिज्म की बात करूंगा तो म्यूचुअलिज्म में देखो, ध्यान से देखो, दोनों का फायदा हो रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बेटा, लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और कहते हैं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों को परेशान नहीं करेंगे, म्यूचुअलिज्म हो गया है। म्यूचुअलिज्म में कई सारे एग्जांपल है, जैसे प्लांट और एनिमल का म्यूचुअलिज्म होता है, जैसे फिग और वेस्प का म्यूचुअलिज्म है, जैसे लाइकेन तुमने पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और जैसे माइकोराइजा फंजाई और प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो हम बोलते हैं कि म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा है। अगर आपने देखा भी हो तो आपने सुना होगा कि जो एल्गी और फंजाई होता है, इसे फंजाई तो रहने के लिए जगह देता है जबकि एल्गी उसको फूड प्रिपेयर करके देता है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म। बोलो बात सही है? अगली चीज दोस्तों होती है कंपटीशन। बेटा कंपटीशन का मतलब देखो, दोनों का नुकसान होगा, यानी कि दोनों की लड़ाई हो रही है, तो हमने क्या बोल दिया? कंपटीशन। जैसे अगर मैं एबिंगटन टर्टल्स की बात करूंगा तो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे ड्यू टू गोट। अब कंपटीशन क्या था? देखो देखा जाए तो ये जो टर्टल्स है ना, इनको दिक्कत क्या थी? इनको लग रहा था कि भैया जिस एरिया के अंदर ये है तो ये घास वास खा रहे थे क्योंकि वेजिटेबल, मगर इन्होंने ये कहा कि भैया मैं ग्रास व्रास तो खा रहा हूं, मगर उसी एरिया के अंदर गोट आ गए थे, तो इनको ये लगा डर से कि भैया गोट जो है ये तो सारा का सारा घास खा जाएगी। मगर उस एरिया के अंदर ऐसी कुल भी बात नहीं थी, उस एरिया के अंदर बढ़िया तरीके वाला ग्रास वगैरह सब कुछ प्रेजेंट थे। मगर बेटा ये जो टर्टल्स है ये सारे के सारे वहां से एक्सटेंट हो गए। क्यों एक्सटेंट हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से शो कर लिया कि भैया यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन चल रहा है, मगर एग्जैक्टली वो टू टाइप का कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं था। अगली चीज हम करते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन का मतलब बेटा एक का फायदा हो रहा है मगर एक का नुकसान हो रहा है। बोलो बात सही है? जैसे दोस्तों हम प्रिकली पियर अगर कैक्टस की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने क्या काम किया? हमने कैक्टस को फीड करने वाले मॉथ डाल दिए। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा कैक्टस आ गए थे, तो बाद में जब हमको कैक्टस कंट्रोल कर लेते ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हमने क्या किया? हमने ऐसे मॉथ डाल दिए भैया जिन्होंने कैक्टस को मतलब खत्म करना चालू कर दिया। तो दोस्तों एक का तो फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है। सेम टू सेम हमने एक और किया बेटा, अमेरिका के अंदर जो स्टारफिश पिचास्टर है ना, इसको हटा दिया गया। अब हटाने के बाद क्या चीज देखा कि यहाँ पे देखा गया कि लगभग 10 के आसपास, 10 से ज्यादा की वैरायटी जो होती है ना, इन्वर्टिब्रेट की वैरायटी, वो वहां से गायब हो गई। यानी कि एक का फायदा तो हो गया, बाकी तो वो फायदा चाह नहीं रही थी, मगर दूसरे का वहां पे नुकसान हो गया। देखो 10 वैरायटी वहां पे खत्म हो गई। बिल्कुल बात सही है। अगला दोस्तों आता है पैरासिटिज्म। बेटा पैरासिटिज्म का मतलब वही एक का फायदा और एक का नुकसान। जैसे बालों के अंदर जुआ आ जाती है तो दिस इज द पैरासाइट, एक का फायदा हो गया और एक का नुकसान हो गया। ह्यूमन के अंदर लिवर फ्यूक, मलेरिया या फिर मेराइन फिश, कुस्कुटा जो प्लांट के अंदर होता है, पैरासाइट की तरह काम करता है। कुस्कुटा भी क्या काम करता है? जो होस्ट प्लांट होता है, उस होस्ट प्लांट से सारा का सारा नरिशमेंट ऑब्टेन कर लेता है। जब होस्ट प्लांट से सारा नरिशमेंट ले लेगा तो बेटा एक प्लांट को, तुम होस्ट प्लांट को तो नुकसान हो रहा है और इसको फायदा हो रहा है। अगली चीज हम करते हैं कॉमेंसलिज्म। बेटा ऑर्किड मैंगो के अंदर अगर मैं ब्रेंकल की बात करूं, वेल के ऊपर ब्रेंकल लगे होते हैं वो, मगर यहां पे याद रखना एक को तो फायदा हो रहा है मगर दूसरे को बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं कैटल एग्रेट की बात कर रहा हूं, जो कैटल के ऊपर लगे होते हैं उनकी भी, साथ साथ सी एनीमोन क्लोन फिश के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसमें भी एक बेनिफिटेड होता है मगर दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, अगला और लास्ट होता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का मतलब होता है कि यहां पे एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मगर बेटा एक को नुकसान हो रहा है और जबकि दूसरे को बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इसका रीजन आप देख सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक सिक्रिएट करी जाती है पेनिसिलिन के थ्रू। आपने सुना भी होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन को डेवलप किया था, और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, कभी भी ये कोई पूछे कि एंटीबायोटिक फंजाई से कौन सी डिस्कवर की गई, तो आपका आंसर है पेनिसिलिन। और आप याद रखना जो पेनिसिलिन होती है वो एक्सीडेंटली बनी थी, मतलब डिस्कवर हुई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू पेनिसिलिन नोटेटम से, मगर उससे बहुत स्मॉल अमाउंट में पेनिसिलिन मिलती है। आज के टाइम पे तो हम पेनिसिलिन क्राइसोजेनम यूज करते हैं हाई अमाउंट में पेनिसिलिन को डेवलप करने के लिए। अब बेटा पेनिसिलिन को थोड़ी किसी को मारना था, उसको बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा मगर दूसरा ऑर्गेनिज्म तो निपट लिया, तो बेटा एक तो निपट लिया उसका तो नुकसान हो गया मगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इतना, ये बहुत छोटा और बहुत बहुत बढ़िया वाला पॉइंट था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक लगभग सारी की सारी बातें आपको क्लियर होगी। आपको यह बात बिल्कुल अच्छे से पता लग गई होगी इकोलॉजी क्या होती है, हम लोग बता सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है, साथ साथ मेजर बायोम क्या चीज होती है, और ये वाला
जो पॉइंट है ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब मैं रेन का अमाउंट की बात कर सकता हूं, टेम्परेचर तो आपको पता ही है, ठीक है। साथ साथ हमने देखा था कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, जैसे वाटर इफेक्ट करता है, जैसे सॉइल इफेक्ट करता है, जैसे लाइट इफेक्ट करती है। बोलो बात सही है। अगली चीज हम रिस्पॉन्स एबायोटिक फैक्टर का अगर देखते हैं तो होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, साथ साथ हम बात करते हैं रेगुलेटर की, कन्फॉर्मर की और पार्शियल रेगुलेटर की। रेगुलेटर वो होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्फॉर्मर वो होते हैं जो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर रखते हैं, और पार्शियली रेगुलेटर शुरू में तो बेटा मानते हैं कि हाँ हम तो सारी बात मानेंगे, मगर बेटा बाद में वो मानना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं भैया कांस्टेंट हो जाओ, काम खत्म करो। अगली चीज सस्पेंशन में हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ साथ माइग्रेशन में साइबेरिया, भरतपुर में जो केवला देव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडेप्टेशन कैसे कैसे होता है, हर जगह पे एडेप्टेशन अलग अलग होगा, हिल स्टेशन पे अलग होगा, डेजर्ट के अंदर अलग होगा, वाटर के अंदर अलग होगा। अगर आपने सुना है तो हेट्रोफिली भी आपने सुना होगा, आपने सुना है कि कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं, लार्कस्पर वगैरह, कोरिएंडर वगैरह, बटरकप वगैरह, जिसके अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने अंदर चेंजेस करते हैं। और बेटा ये चेंजेस उनको करना बहुत जरूरी होता है अगर उनको सर्वाइव करना है उस कंडीशन में। तो साथ साथ हमने बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात की, हमने बात की सेक्स रेशो और एज पिरामिड के बारे में। ये सारे के सारे मेरे ख्याल से पिरामिड आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, याद रखिएगा। एक्सपेंडिंग तब होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे, डिक्लाइनिंग तब होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे, और स्टेबल में बेटा प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वल होते हैं। साथ साथ हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, नेटिलिटी जो इंक्रीज करती है, बर्थ रेट मतलब इंक्रीज करती है पॉपुलेशन को, इमिग्रेशन भी इंक्रीज करता है, इमिग्रेशन ये जी है, ये भी इंक्रीज करता है। मोटिलिटी जो होती है ये डिक्रीज करती है पॉपुलेशन को, और इमिग्रेशन भी डिक्रीज करता है। साथ साथ हमने इस ग्राफ की बात बोली थी, मैंने कहा था इस ग्राफ में लैग फेज आती है और ये लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। ये वाली फेज कंटिन्यू चलेगी, मगर इसका मतलब है न्यूट्रिएंट लेस हो। ये कंटिन्यूअस कल्चर में हो सकता है, ये ऐसी जगह हो सकती है जहां पे कंटिन्यूअस कल्चर हो, कंटिन्यूअस कल्चर। अगर आपको कंटिन्यूअस कल्चर मिल रहा है, अगर आपको खाने पीने का कोई भी लोड नहीं है, तो बेटा वो वाली कर्व आपको देखने को मिलेगा। मगर याद रखना ये जे कर्व देखने को बहुत कम मिलता है, नॉर्मली एस कर्व भी शो करती है इस अर्थ पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर तो बेटा इफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे खाना ही कर दे, ठीक है। तो इसके अंदर लैग फेज होती है जो स्टार्टिंग फेज होती है, एक्सपोनेंशियल फेज को हम इसको हम लॉग फेज बोलते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल फेज होती है, और ये फेज होती है स्टेशनरी फेज। ये तब आती है जब न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया है लगभग, अब वो नॉर्मल रेंज में केवल और केवल जिंदा है, मगर अभी उनको नरिशमेंट नहीं मिला, तो देखो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही। साथ साथ मैंने स्पीशीज और स्पीशीज बी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया। मैंने बताया म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। याद रखना इसका मतलब दोनों का फायदा, मतलब उस बंदे का तो फायदा है, ठीक है, इसका मतलब उसका नुकसान, और इसका मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। बोलो क्या 100% यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बात आपसे बोली गई है आप 100% इसको क्लियर करेंगे। मगर याद रखना एक बार लेक्चर को फटाफट से देख लो और उसके बाद माइंड मैप से अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको फटाफट से क्लियर कर दो। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मिलते हैं फिर अगली वाले प्यारे से लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।